आज हम स्टार्ट करते हैं रेट लिमिट से। तो रेट लिमिटिंग का आपको पता है कि ब्रूट फोर्स जो अटैक अगर आपके ऊपर कोई हैकर कर रहे तो उससे आप बच सकते हैं रेट लिमिट लगाकर। कैसे? अगर हमने अपने सिस्टम को अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर एक सेटिंग ऐसी कर दी कि कोई बंदा लॉगिन कर सकता है, तो वो एक स्क्रिप्ट लिखकर, जावा स्क्रिप्ट या पाइथन की कोई स्क्रिप्ट लिखकर वो इतनी दफ़ा लूप चला सकता है लॉगिन करने के लिए, या किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए इतनी दफ़ा लूप चला सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रेट लिमिट के मतलब सीधा ये होता है कि आपका जो सर्वर है उसके ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो कैसे करता है। क्लाइंट अलग अलग जगहों से आकर आपके सर्वर पर एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उनको वापसी रिस्पॉन्स करता है। तो आप इस चीज़ के बीच में क्या लगा सकते हैं, एक वॉल। ये इस वॉल का काम ये है, ये रेट लिमिट है। इसका काम ये होता है कि क्लाइंट अगर आए बहुत सारी रिक्वेस्ट लेकर, एक ही क्लाइंट अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके 1 मिनट के अंदर कितने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए, तो उससे क्या होगा, बाकी के सारे जो इसके भेजे गए रिक्वेस्ट है वो खुद ब खुद डिनाइल मोड पर चले जाएंगे, मतलब वो आपका सर्वर उसको रिसीव ही नहीं करेगा। रेट लिमिट ये है कि 1 मिनट के अंदर कितनी रिक्वेस्ट जो है वो आपका सर्वर एक्सेप्ट करेगा किसी एक क्लाइंट से। यहाँ दो सवाल बनते हैं कि क्या तमाम क्लाइंट के ऊपर नहीं, हर क्लाइंट को इजाज़त है कि वो 1 मिनट के अंदर आपके बताए हुए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर पर। ये क्या है, रेट लिमिट। तो ये हमने पहले भी किया है। आपको ये समझ आया कि हम क्या करने जा रहे हैं अभी? तो हम अपने एपीआईज को अगर लिखें, एपीआई ऊपर लिखी हुई है, लेकर आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ आपके पास कितनी एपीआई है? साइन अप की एपीआई है, लॉगिन की एपीआई है, होम की एपीआई है और लॉग आउट की एपीआई है। तो मैं लॉगिन के ऊपर आपको लगाकर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बंदा अगर लॉगिन करना चाह रहा है तो स्क्रिप्ट के साथ जो है वो लॉगिन ना करे। स्क्रिप्ट के साथ लॉगिन ना करे, वो क्या करे कि वो लॉगिन करता रहे, उसको 1,000 दफ़ा लॉगिन करना है, वो करता रहे। हम अपने सर्वर को रेट लिमिट के साथ जो है रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो सिर्फ लॉगिन पर लगाएंगे, ठीक है। और लॉगिन पर लगाकर जो है हम इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अभी अगर मैं फ़िलहाल आपके पोस्टमैन को अगर मैं दिखाऊं, तो पोस्टमैन से मैं लॉगिन की क्रेडेंशियल को लिखकर ट्राई करूँ ना, तो बहुत सारे लॉगिन कर सकता हूँ मैं। लेकिन उससे क्या होगा, सेशन आइडियाँ क्रिएट होती रहेंगी। लेकिन आप वैलिडेशन करके भी रोक सकते हैं कि आप पहले आने वाली रिक्वेस्ट को चेक कर रहे हैं। लॉगिन पोस्ट के मेथड से बॉडी बॉडी में दो चीज़ें लेता है, एक है ईमेल और एक है पासवर्ड। एलेक्स के नाम को हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। मेरी सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, मैं ज़रा जल्दी से सबको चला लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कंटेनर नहीं चल रहा है, यहाँ से चलाएंगे हम। डॉकर कंपोज अप -d। कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ से चलाते हैं अपने नोड
हाइफन हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेएस। एक और टर्मिनल लेते हैं, इसमें चलाते हैं एन पी एक्स ड्रिजल किट पुश। वैसे तो टेबल में कोई चेंजेस है नहीं, यहाँ पर आना चाहिए नो चेंजेस डिटेक्टेड, बिल्कुल। और अब हम इस स्टूडियो को चलाते हैं। नोड के सर्वर में भी कोई मसला नहीं है, ये सर्वर जो है वो रनिंग मोड पर है। ये भी हमारे पास लिंक आ चुका है। एलेक्स का डाटा देखते हैं, यूज़र में एलेक्स का डाटा है या नहीं है। दो डाटा हमारे पास मौजूद होने चाहिए, एक ताहा के नाम से और एक एलेक्स के नाम से, है बिल्कुल है। दोनों यूज़र यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और सेशन आईडियाँ भी कुछ बनी हुई हैं, तमाम सेशन आईडी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और पोस्टमैन पर जाकर एक लॉगिन करते हैं, क्योंकि एलेक्स का यूज़र है। दोबारा करते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू वेबसाइट एक सेशन आईडी बन गई। दोबारा करके देखते हैं। वेलकम टू वेबसाइट एक और सेशन आईडी बन गई। एक और सेशन आईडी बन गई। इस तरह मैं करते रहूँगा तो क्या होगा, करते हैं, बल्कि एक दफ़ा बटन दबाया, दूसरी दफ़ा, तीन, चार, पाँच, छ। अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितने दफ़ा सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप आते हैं और इसे रिफ्रेश करें तो ये देखें ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई हम लूप चला दें तो ये जो लूप है एसिंक्रोनस लूप अगर हम चला दें तो आप 1000 1 लाख दफ़ा भी सेशन आईडी बना सकते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेट लिमिट लगा सकते हैं कि एक यूज़र जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उस यूज़र को इजाज़त है कि वो 1 मिनट में इतनी रिक्वेस्ट भेज सके। लॉगिन के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि 15 मिनट में 5 रिक्वेस्ट भेज सके। तो ये होता कैसे, जो ये रेट लिमिट है इसको हम लगाएंगे कैसे, ये होगा कैसे। तो पहले तो ये बताएं आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम ये क्यों लगाने जा रहे हैं। मतलब जी सर सर। मत क्लाइंट जो है जब लॉगिन करेगा तो कितनी बार कर सकता है? अगर 5 बार करेगा तो ये रेट लिमिट लगा देंगे तो उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अभी देखें ना, आपको ये नज़र आ रहा है कि मैं कितनी दफ़ा भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, अभी कोई रेट लिमिट नहीं है जी। तो हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई पर डायरेक्ट चलते हैं लॉगिन वाले। और मिडलवेयर, नहीं सॉरी, राउट के फोल्डर में यूज़र राउट के अंदर यहाँ पर सारी एपीआईज रखी हुई हैं हमारी। इसमें है लॉगिन वाली एपीआई। तो ये जो लॉगिन वाली एपीआई है इसके अंदर हमें क्या करना है, एक मिडलवेयर लगा देना है। और वो मिडलवेयर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इस एपीआई के ऊपर कोई भी आए तो उस मिडलवेयर के ऊपर से गुजर कर आए, है ना। पहले मिडलवेयर के ऊपर उसके रिक्वेस्ट आएगी। अगर दो मिडलवेयर लगे हुए हैं तो दोनों एक एक करके रिक्वेस्ट पहले वाले मिडलवेयर पर फिर दूसरे वाले मिडलवेयर पर फिर एपीआई पर आए। तो हम जितने मर्जी चाहे मिडलवेयर लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर यहाँ कॉमा लगाते हैं। और मुझे आप सोच कर बताएं कि रेट लिमिट जो है वो तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को चेक करता है, तो ये मिडलवेयर पहला मिडलवेयर होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए, किधर रखूँ मैं। क्योंकि देखें एक मिडलवेयर ऑलरेडी है जो कि जॉड की वैलिडेशन को चेक कर रहा है, बॉडी से आने वाली चीज़ों को चेक कर रहा है। ये जो मिडलवेयर हम लगा रहे हैं रेट लिमिट को चेक करने के लिए कि रिक्वेस्ट कितनी दफ़ा कर रहा है यूज़र, ये कहाँ लगाऊं सर पहला। ये आगे होना चाहिए। आगे। आगे होना चाहिए ये। आपको ये नहीं लगता दूसरे। कि पहले ये होनी चाहिए। पहले होना चाहिए। देखिए ना। पहले होनी सर वो चाहिए। लॉगिन पहले पहले लॉगिन कर लेगा, जी वो उसको सर। ठीक से डेटा मिलेगा उसके बाद ही तो मेरी वो तो सेशन आगे आईडी जाएगा। बनेगी ना।
नहीं, सभी तो हाँ, रोकना है। ये आप रोक नहीं रहे उसे, आप रोक नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, 5 दफा तो इजाजत दे रहे हैं उसे ना कि 15 मिनट के अंदर 5 दफा लॉग इन कर लो। तो सर छठी हम दफा पहले जब देख लें। करेगा, छठी दफा जब वो करेगा तब रुकेगा। समझ रहे हैं आप? रेट लिमिट हाँ के मतलब ये नहीं है कि रोक ही दो उसको। दिया है हमने परमिशन कि भाई 15 मिनट में 5 दफा ठीक। लॉग इन कर लो। छठी दफा जब करने आएगा तो पहले ही उसको मिडल वेयर ये वाला जो है ना वो स्टॉप कर देगा कि भाई आप नहीं कर सकते, 5 दफा ऑलरेडी आपने कर लिए, अब आप लॉग इन करके सेशन आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, जो 5 दफा लॉग इन उसने किया है उसमें वैलिडेशन भी चेक होगी, उसमें वो एपीआई पर भी जाएगा। तो जी। इसलिए हम पहले लगेगा सर। पहले लगाते हैं। इसका बड़ा आसान सा नाम रखते हैं, लॉगिन लिमिटर। ये जो लॉगिन लिमिटर है ये जाहिर है एक मिडल वेयर है, तो आपके मिडल वेयर से ही आ रहा होगा। लेकिन मिडल वेयर की इसकी फाइल हम अलग बना लेंगे। मिडल वेयर के फोल्डर में जाते हैं और मिडल वेयर सर इसका के, नाम जी जी, सर इसका नाम लॉगिन क्या रखा है आपने? लॉगिन लिमिटर, लिमिटर मिडिल वेयर पूरा रखें ना, ताकि पता चले कि इसका कनेक्शन वहां से है। मिडल वेयर बिल्कुल। तो लॉगिन लिमिटर मिडल वेयर इसका नाम है। जैसे आप तमाम मिडल वेयर्स के नाम में आगे लगाते हैं मिडलवेयर, वैसे ही इसमें भी आपने लॉगिन लिमिटर मिडलवेयर लगा दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मिडलवेयर के फोल्डर में आपको राइट क्लिक करके रेट लिमिट डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस की एक फाइल बना लें। और एक पैकेज है एक्सप्रेस रेट लिमिट के नाम से, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनपीएम का पैकेज है ये, एनपीएम रेट लिमिट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रेट लिमिट, यही है पैकेज। इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्वायर करने का भी तरीका इंपोर्ट से दिया हुआ है, हम रिक्वायर्ड से कर लेंगे। और आपको शायद याद होगा यहाँ पर आप बताते थे नंबर, कितने मिली सेकेंड के हिसाब से आप बताते हैं, लिमिट बताते हैं और भी चीज़ें बताते हैं। तो हम देखते हैं ये कैसे लगाने हैं। अभी फ़िलहाल आप npm इंस्टॉल वाली कमांड को कॉपी कर लें। तो npm इंस्टॉल वाली कमांड कॉपी कर ली है मैंने। टर्मिनल पर आता हूँ और एक नया टर्मिनल लेता हूँ, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करके चला देते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिक्वायर कर लेना है। कैसे रिक्वायर करना है, कॉन्स्ट और रेट लिमिट के नाम का एक बना लें वेरिएबल, इसके अंदर आप रिक्वायर कर लें। रिक्वायर करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको चाहिए एक्सप्रेस रेट लिमिट, देखें ये आ रहे हैं ना, एक्सप्रेस रेट लिमिट आपने मंगवा लिया है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल था, आप npm से जाकर इंस्टॉलेशन की कमांड लेकर आए, आपने इंस्टॉल किया, अब यहाँ पर रिक्वायर किया। तो हमें बनाना है एक रेट लिमिट के नाम से ऑब्जेक्ट। लेकिन ये रेट लिमिट के नाम से जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका तरीका। कॉन्स लिमिटर के नाम से आप बना लें एक जो है वेरिएबल। हम इसके नाम से नहीं बनाते, हम अपने वाले नाम से बनाते हैं। हमारे इसका नाम जो है वो हमने रखा है कहाँ पर, एपीआई के अंदर। राउटर के अंदर वापस आए, यूज़र मॉडल की फाइल यहाँ पर ओपन करता हूँ मैं। ये जो नाम रखा है हमने लॉगिन लिमिटर मिडलवेयर, इसको कॉपी करें, वापस आकर ये इस नाम से बनेगा क्या, वेरिएबल।
अच्छा, और जाहिर है ये जो ऊपर आपने रेट लिमिट के अंदर रिक्वायर किया है ना आपने इस वेरिएबल के अंदर, इसको यहाँ पर लगाएंगे आप, और ये एक फंक्शन है क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि ये एक फंक्शन है, रेट लिमिट और रेट लिमिट। इसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसे ओपन कर लिया ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले है विंडो MS, इसे कॉपी करते हैं, बल्कि पूरी लाइन ही कॉपी करते हैं ना, फिर हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये मैंने लगा लिया। 15 मिनट के लिए ही हमें करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 15 मिनट में कितने, देखें आपको पहुंचना कहाँ पर होता है, मिली सेकेंड तक। तो 15 मिनट को मल्टीप्लाई किया आपने, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 60 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो ऐसे आप 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। तो 15 मिनट का जो टाइम बनता है मिली सेकेंड का, वो आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर बना लिया है। अगली चीज़ जो है वो है यहाँ पर लिमिट। यहाँ ये कह रहा है लिमिट ईच IP टू 100 रिक्वेस्ट पर विंडो। हम यहाँ पर लिमिट को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इसकी पूरी लाइन ऐसे करके कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर लगा लेते हैं। कितनी दफ़ा अलाउ करूँ? 5 दफा। तो 5 दफ़ा इसे अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और लिमिट ईच IP टू 5 रिक्वेस्ट पर विंडो हेयर पर 15 मिनट। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मुझे नीचे याद है यहाँ पर, वो है मैसेज। ये जो मैसेज है, इसे लगाने का क्या तरीका है? अच्छा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आ गया, मैंने मैसेज को क्लिक किया ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आ गया। ठीक है, तो मैसेज को लिखने का पूरा ये तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा वो वाला तरीका है कि फंक्शन बनाकर इन्होंने लगाए हुए हैं। हमें सिंपल चाहिए। वापस चलते हैं। इन्होंने बोला है कि आप इस स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, जेसन भी दे सकते हैं, या फंक्शन भी दे सकते हैं। तो मैसेज लिख कर देखते हैं। मैसेज सजेशन में तो मैसेज ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, मैसेज लगा लेते हैं, और उसके बाद इस स्ट्रिंग में हम दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की शक्ल में दे देते हैं, मतलब जेसन की शक्ल में। एरर टू मैनी रिक्वेस्ट, नहीं, इसको हम कहते हैं टू मैनी लॉगिन अटेम्प्ट्स, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर 15 मिनट्स। तो ये मैसेज आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर देखेंगे कि क्या है। उसके डाटा टाइप को चाहे फिर चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 3 चीज़ें हमने दे दी हैं। बाकी देखते हैं इसमें और क्या है। एक है स्टैंडर्ड हेडर। स्टैंडर्ड हेडर जो है ना, इसके नाम को करें कॉपी, Ctrl+F Ctrl+C, ताकि हम यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड हेडर जो है, मतलब इनेबल द रेट लिमिट हेडर, कि वो हेडर भी आपको भेज सकता है। तो ये वाली सेटिंग जो है, इसको मैं सिंपल जो है कॉपी करके, यहाँ तो कॉमा लगाते हैं, कॉपी करके इससे मैं कर रहा हूँ ट्रू, कि वो हेडर भेज सकता है हमें, और इसकी कोई अलग से हेडर की ना सेटिंग नहीं करे। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर कॉलन आएगा। और हेडर के अंदर एक चीज़ और भी है, वो है लेगेसी हेडर। तो लेगेसी हेडर जो है ना, वो है
डिसेबल द एक्स रेट लिमिट हेडर। तो इसे भी कॉपी करके जैसा ये है वैसे ही लगा देते हैं, लेगेसी हेडर फॉल्स। और एक काम और करना है कि इसका कॉन्स्ट मिटाकर यहाँ पर आप लिखें एक्सपोर्ट्स, और इस तरह इससे मिला दें ताकि ये वाली चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट हो जाए। और आप अपनी एपीआई पर जाएं, यहाँ पर इसी नाम से है, एक दफ़ा नाम को जो कॉपी किया पेस्ट कर लेते हैं, और नीचे आकर एक यहाँ पर लगाते हैं कॉन्स्ट, और इससे कहते हैं कि ये लेकर आए हमारे लिए रिक्वायर करके डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मिडल वेयर के अंदर जाए, यहाँ रेट लिमिट मिडल वेयर में जाए, यहाँ से लेकर आ जाए। तो ये यहाँ पर हमने लगा दिया। तो क्या ख्याल है आपका, ट्राई करना चाहिए हमें? सर वहाँ पे नेक्स्ट नहीं लगाए। नेक्स्ट नहीं लगाया है मैंने। हाँ, ये तो मिडल वेयर है, ये जाहिर है हमें नेक्स्ट करना चाहिए इसे। लेकिन इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और सर नेक्स्ट का है। इसमें तो हम लोग नेक्स्ट क्यों करेंगे? ये नेक्स्ट क्यों करेंगे? पहले ट्राई करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। ये रेट लिमिट है, मेरा ख्याल है कि हम इसको पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको मिडलवेयर के फंक्शन में रैप करना है, ये ऐसे ही ये काम कर रहा है या नहीं। तो पहले तो अपने नोड के सर्वर पर जाते हैं और नोड को देखते हैं यहाँ कोई एरर है, नहीं है एरर, ठीक है। डेटाबेस में जाकर तमाम सेशन जितने भी क्रिएट किए थे मैंने, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं है कोई भी सेशन, ठीक है। लॉग इन करते हैं, एलेक्स के नाम से ही करते हैं। हो गया लॉगिन, ठीक है। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 5 दफ़ा अटैम्प्ट कर लिए, छठी दफ़ा एरर आ गया। और एरर भी वही आया है, टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 15 मिनट। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो इसके मतलब ये एज अ मिडलवेयर बीच में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके नोड के टर्मिनल पर कोई एरर नहीं है। और आप अगर डेटाबेस में जाएं, इसे रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दफ़ा तो उससे परमिशन आपने दी, छठी दफ़ा वो नहीं कर पाया। आपने जैसे मैसेज लिखा था वैसे ही मैसेज आ गया। मतलब ये मैसेज अगर फ्रंट एंड डेवलपर चाहे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस एरर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करके ये दिखा भी सकता है अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पर कि टू मैनी लॉगिन अटैम्प्ट, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर 15 मिनट। तो ये अच्छा हो गया, इसमें कुछ समझ अगर ना आया हो तो। तो रेट लिमिटिंग जो है वो आप सबको समझ आ गई है कि रेट लिमिट किस तरह लगाया हमने, और करके देखा भी है। जो छठी रिक्वेस्ट है उसमें उसने रोक दिया और वही एरर मैसेज दिया जो हमने सेट किया था। तो इससे भी हम कर चुके अप्लाई। अब बारी है कनेक्शन पूलिंग की। कनेक्शन पूलिंग है क्या? देखें, जब भी कोई डेटाबेस की कॉल होती है, हम डेटाबेस के किसी कोड पर चलते हैं, इन फाइलों को बंद करते हैं और कंट्रोलर के अंदर किसी एक फाइल को, किसी एक फंक्शन के पास चलते हैं जहाँ पर डेटाबेस की कॉल हो रही हो। देखें आपके सामने यहाँ पर भी डेटाबेस की कॉल हो रही है। यह है फंक्शन, इसका नाम है लॉगिन फंक्शन, ठीक है। लॉगिन फंक्शन यहाँ पर भी डेटाबेस में जा रहा है, यहाँ पर भी डेटाबेस में जा रहा है। ऊपर वाले को देखते हैं। डेटाबेस की कॉल करने से पहले आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज क्या लिखी है, डीबी। डीबी जो है वो है क्या? डीबी एक वेरिएबल है जो कि डीबी की फोल्डर में कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल से आ रहे हैं।
जब भी आप डेटा देखें, साइन अप का फंक्शन देखें, इसके अंदर भी ये डेटाबेस की कॉल की है, और इसके अंदर भी डीबी है, डीबी से ही डेटाबेस की कॉलिंग शुरू हो रही है। ये डीबी है क्या? तो डीबी में जब आप जाएं तो आपको पता चलेगा ये क्या है। आए हम चलते हैं डीबी के फोल्डर में और कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल में। डीबी का ये फोल्डर है, कनेक्शन डॉट जेएस की ये फाइल है, इसके अंदर आ गए। डीबी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें आप चेंज कुछ भी नहीं करते। ड्रिजल से कुछ आता है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल से आप मंगवाते हैं क्लाइंट, उस क्लाइंट को आप डेटाबेस का यूआरएल देते हैं, उसे कहते हैं कि कनेक्ट करो, और उसके बाद जो है वो ड्रिजल, जो भी आपने क्लाइंट बनाया है, वो डीबी के वेरिएबल में जाता है, और इसी डीबी को आप बाहर भेज देते हैं। तो ये जो भी कोड आपने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, आप इसको इस तरह समझें कि डेटाबेस के अंदर जब भी बात करनी है, तो ये वो कनेक्शन है जो जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक डेटाबेस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब ये एक दरवाजा है, ये गेट है, ये गेट बंद रहता है, ये गेट खुलता भी है, ये गेट फिर बंद हो जाता है, और इस गेट को ही हम कह रहे हैं डीबीए। अगर हमें डेटाबेस तक पहुंचना है, तो हमें अपने इस डीबी तक पहुंचना पड़ेगा पहले, क्योंकि यही इसका गेट है। डेटाबेस के क्यूरी को अगर आपको करना है किसी भी फंक्शन में, अपडेट कर दो, लेकर आ जाओ, कुछ डिलीट कर दो, तो आपको डेटाबेस तक जाना पड़ता है और वहां जाकर वो काम करना पड़ता है। तो डेटाबेस की जो क्यूरी लिखते हैं, तो वो क्यूरी आपकी जाती है और डेटाबेस के अंदर वो ऑप्शन पर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके वापस आती है। तो पहुंचने के लिए आपको इस दरवाजे की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये है क्या? ये है डी बी, डी बी वाला गेट, इसको हम कहते हैं कनेक्शन, इसको हम कनेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, स्ट्रिंग भी कहते हैं कुछ पुराने, अगर आप सुने ना डेवलपर्स को, तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं। बाकी ये है कि हम आसान जुबान में इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये डीबी है जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है, ये गेट है डेटाबेस तक पहुंचने के लिए। क्या मैं डीबी मिटा दूं अपनी डेटाबेस की क्यूरी से, तो मैं क्या डेटाबेस से कुछ ला पाऊंगा? मिसाल के तौर पे, अगर मैं किसी भी डेटाबेस के ऑपरेशन में जाकर डीबी मिटा दूं यहाँ से, साइन अप का फंक्शन है ये कंट्रोलर, यहाँ से डीबी मैंने मिटा दिया, डॉट भी मिटा दिया, क्या ये काम करेगा? नहीं सर। नहीं कनेक्ट, नहीं सर। दरवाजा खुलेगा ही करेगा। नहीं तो पहुंचेंगे कैसे डेटाबेस तक? जी। तो ये जो डीबी है, ये आपको क्या समझ आया कि ये क्या है? तो हमने यहाँ तक ये समझ लिया है कि डेटाबेस तक जाने के लिए आपको डीबी की हेल्प चाहिए। डीबी एक गेट है, डेटाबेस जो है वो डेटाबेस है, इस तक पहुंचने के लिए ये गेट है डीबी। इसका नाम हमने ही डीबी रखा है, इसका नाम कुछ भी रख सकते थे। ये आपका एक्चुअल डेटाबेस है, इस तक पहुंचने के लिए आपको एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, और उसके ज़रिए आप डेटाबेस तक जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो वो कनेक्शन क्लोज भी हो जाते हैं। तो ये संभाल कौन रहा है? ये ड्रिजल संभाल रहा है पीछे, लेकिन आपको डीबी की हेल्प लेनी ही पड़ती है अगर डेटाबेस तक जाना है तो। अभी जो ये कोड लिखा हुआ है ना पूरा, ये कोड एक बंदे के हिसाब से लिखा हुआ है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये कोड बेसिकली लिखा हुआ है सिंक्रोनस वे में। एक बंदा आएगा, वो अपनी डेटाबेस की क्यूरी करेगा, और जब तक उसकी क्यूरी हो नहीं जाती, दूसरा वाला जो बंदा है उसकी जो क्यूरी है वो वेट करेगी। अब क्योंकि इसका काम हो चुका है, इसकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, अब इसकी बारी आएगी।
और इसी तरीके से तीसरा वाला जो बंदा है, वो डेटाबेस में अगर कोई क्यूरी कर रहा है, तो जब तक इसकी क्यूरी एग्जीक्यूट होकर सक्सेसफुल आ नहीं जाती, इसकी क्यूरी ऐसे ही रहेगी। और जब ये एग्जीक्यूशन हो गई, सेकंड बंदे की रिक्वेस्ट जो है वो हो गई है सक्सेसफुल, तो फिर इसके रिक्वेस्ट को वो डेटाबेस देगा और इसको भी जवाब दे देगा। ये क्या है? सिंक्रोनस वे। इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि डेटाबेस के ऊपर लोड बढ़ेगा। दुकानों में देखा है आपने कि एक दुकान है, रश ज्यादा है, वो भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, वो एक एक करके बंदे को देते, बंदा नहीं बढ़ा रहा है, वो अकेला बंदा है। उसके दुकान में रश बहुत होता है, ज्यादातर मेडिकल स्टोर में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग आ गए, अकेला ही बंदा है, सबको दवाई दे रहा है एक एक करके। लेकिन क्या हो रहा है? बंदे नहीं बढ़ा रहा वो। अगर वो बंदे बढ़ा ले अपने पास दुकान में, तो वो क्या होगा कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना सबको। अक्सर बैंक में आप जाएं तो क्या होता है, यही होता है, लाइन से 12-13 कंप्यूटर और टेबलें लगी होती हैं, काम करने वाली एक ही खिड़की होती है, कि वो आप वहां चले जाएं, वही आपका चेक भी लेगा, वही कैश भी होगा, वही क्यूरीज भी ले रहे हैं, एक एक बंदे बैठे हुए हैं सारे। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि आपके डेटाबेस को एक बंदे की रिक्वेस्ट को लीज लेकर, उसको जवाब देकर, उसके बाद फिर हम दूसरे बंदे के रिक्वेस्ट को ले रहे हैं, फिर तीसरे वाले को ले रहे हैं। सिंक्रोनस ऑपरेशन के मतलब यही होता है ना कि रुको, ठहरो, सब्र करो, पहले वाले का काम हो जाए, फिर आगे चलूंगा मैं। जी सर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ज़्यादा बंदे आ गए, क्योंकि ये एपीआई अभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, बाद में तो सारी दुनिया के लिए एक्सपोज करूंगा मैं कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई है, आप भी आए, आप भी आए, आप भी आए। तो वो आएंगे मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट करने, जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको जवाब ही नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा कि कोई और बंदा भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपका जो है वो डाउन टाइम आया हुआ है या लेटेंसी बढ़ गई, आप सब्र करें, 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद आपको जवाब देंगे। इसलिए हम अपने इन कनेक्शंस को क्या करेंगे, इन कनेक्शन को सिंक की जगह एसिंक बनाएंगे। अब जो ये एसिंक कनेक्शन है, ये आपके इस क्लाइंट के क्लास के ऊपर नहीं बनता जो कि आप पोस्टग्रेस से मंगवा रहे हैं। इसके लिए आपको दूसरी क्लास को यूज करना पड़ता है, और उसका क्या नाम है वो अभी हम लगाते हैं। और इसमें अपने कनेक्शन वाली जो फाइल है, क्यों चेंजेस कर रहे हैं वो तो हम समझ गए, कि अगर ये वाला बंदा रिक्वेस्ट करे तो इसकी रिक्वेस्ट भी उसी टाइम पर एक्सेप्ट हो जाए, ये भी उसी टाइम पर एक्सेप्ट हो जाए, ये भी उसी टाइम पर एक्सेप्ट हो जाए। फिर अगर इसकी रिक्वेस्ट बड़ी है पहले वाले की, तो और इसकी रिक्वेस्ट छोटी सी है, तो इसको पहले जवाब मिल जाए, इसको भले थोड़ी देर के बाद मिल जाए, सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो। मतलब अब आप बैंक गए, हर टेबल पर एक बंदा बैठा हुआ है, और अब रश लगेगा नहीं, लग नहीं सकता ना, क्योंकि आप चाहे वो टेबल नंबर 1 पर चले जाएं, 2 पर चले जाएं, 3 पर चले जाएं, आपकी मर्जी है, कोई तो टेबल खाली है ना। तो इसी तरह डेटाबेस सबके रिक्वेस्ट को एक साथ ले रहा है, और इसके डेटाबेस के अंदर जो भी वर्कर हैं इसके काम करने वाले, जो खाली है, वो किसी ना किसी की रिक्वेस्ट लेकर उसको जवाब दे रहा है। जिसका जवाब पहले आना है उसको पहले मिल गया, जिसका जवाब थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, उसको थोड़े से टाइम के बाद दे दिया। ऐसा नहीं है कि टाइम लगने वाली रिक्वेस्ट के इंतजार में वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनका बहुत छोटा सा काम था। तो एसिंक इसीलिए हमने इसको बनाया। आए जरा इसको सही करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट को ना मंगवा कर, हम यहाँ पर मंगवाएंगे पूल को। याद रखिएगा कि पी कैपिटल है, और
ये मंगवाया कहाँ से, ये देखें, ये सजेशन भी दे रहा है आपको। ये मंगवाया कहाँ से आपने, पीजी से, मतलब पोस्ट ग्रेस से मंगवाया आपने। लाइब्रेरी से पूल इंपोर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। और पूल के बाद आपने यहाँ पर क्लाइंट से जैसे इंस्टेंशिएट किया था, अब आप क्या करें, अब आप पूल के नाम से इंस्टेंशिएट कर, यही वाला पूल, ये जो आपने यहाँ से मंगवाया है, इसी क्लास को यहाँ पर यूज़ कर लें क्लाइंट की जगह। और इसका नाम, क्योंकि अब क्लाइंट से पूल हो चुका है, तो आप भी पूल रख दें इसका नाम। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल का नाम ताहा भी हो सकता है, हमारी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसका नाम पूल ही रख रहे हैं, लेकिन छोटे पी के साथ, स्मॉल पी के साथ। देखें क्लास की पी को अगर आप देखें तो वो कैपिटल है, और क्लास का पहला कैरेक्टर कैपिटल ही होता है। तो ऊपर से जो पूल आपने पीजी से मंगवाया है, ये इसका भी पी कैपिटल है। इंस्टेंशिएट जिससे किया है उसका भी पी कैपिटल है, लेकिन जो आपके वेरिएबल को आपने बनाया है उसका पी स्मॉल है। तो आप अपने वेरिएबल के अंदर इस पूरी क्लास को क्या कर रहे हैं, उठा के अपने डेटाबेस इस के यूआरएल को दे रहे हैं। देखना चाहते हैं डेटाबेस का यूआरएल कैसा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ रहा है ईएनवी की फाइल से। ईएनवी की फाइल यहाँ पर ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये ईएनवी की फाइल है। ये याद है आपने कुछ बनाया था ऐसा, पोस्टग्रेस एडमिन लोकल होस्ट 5432, डेटाबेस का नाम रखा था, जो जो आपने डॉकर कंपोज की YAML फाइल में जो भी नाम रखा है वो यहाँ पर भी दिया है आपने, याद है आपको? यही वो चीज़ जी है सर। जो आप पूल को दे रहे हैं। वापस चलते हैं। ये रहा, तो आपने इंस्टेंशिएट किया, और आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपने डेटाबेस का यूआरएल जो है वो लाकर पूल को दे दिया। पहले हम क्लाइंट सर के इसमें क्लास कब को दे रहे थे, अब हम पूल को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एसिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए हमें। जी आदिल भाई। सर इसमें एक नया क्लाइंट बनाएंगे ये सर सर ये जो मतलब ये नीचे बहुत लिखा सारे हुआ है। क्लाइंट का पूल है। एक एक नया पूल में क्लाइंट बहुत बनाए, सारे क्लाइंट आ सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही सर है। जी जी। नीचे लिखा हुआ है क्लाइंट डॉट कनेक्ट, इधर भी हम पोल ही लिखेंगे ना, पोल डॉट कनेक्ट। अभी आते हैं ना, नीचे आते हैं अभी। अभी पहले जी। इंस्टेंशिएट तो कर लेना। एक नया क्लाइंट बनाए, अब हमें यहाँ पर करना है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए एक नया पूल बनाए, ठीक है। इंस्टेंशिएट कर दिया हमने। जबरदस्त। डेटाबेस से कनेक्ट करें, तो हमें क्या करना है, हमें इस कनेक्टिविटी को अब संभालने की ज़रूरत नहीं है कि क्लाइंट जो है वो पहले कनेक्ट करेगा, और ये पूल के अंदर ना इन्होंने ये चीज़ डाली हुई है कि वो खुद ही ये सारे काम करता है, तो हमें ये वाली लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये करना है कि जो यहाँ पर आपने क्लाइंट लिखा है, ड्रिजल को पोस्टग्रेस क्लाइंट के साथ इनिशियलाइज करें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रिजल को पोस्टग्रेस पूल के साथ, जिसका पी कैपिटल था, पूल के साथ इनिशियलाइज करें। ये कैसे होगा, इस वेरिएबल को उठाएं, यहाँ लाकर रख दें, और डीबी के नाम से ही हम इसे बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि आगे की चीज़ें, जो कंट्रोलर की फाइल और दूसरी फाइलें जो हमारे डीबी को लिखकर फिर डेटाबेस की क्यूरी को करती हैं, तो वहाँ उनके कोड को ख़राब ना करें ना हम, इसलिए डीबी के नाम से ही इसका एक्सपोर्ट करेंगे। ये डीबी सही है बिल्कुल। हमने क्लाइंट को मिटाकर क्या किया है, पूल का कोड लिख दिया। तो क्या आपको यहाँ तक ये बात समझ आई कि हमने ये क्यों किया है? सर ये क्लाइंट्स हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया था तो इसको कहीं पे यूज तो किया होगा, उसको चेक करना जरूरी होगा नहीं? जी जी, आपने क्लाइंट को डायरेक्ट यूज नहीं किया। ये जो कोड पूरा आपने लिखा है, इस पूरे के पूरे कोड में आपने एक क्लाइंट बनाया था, पहले वाले कोड की बात कर रहा हूँ। और उस क्लाइंट को आपने इंस्टेंशिएट किया, इंस्टेंशिएट करके ड्रिजल को आपने वो क्लाइंट देकर एक वेरिएबल में रख डीबी। दिया।
अब वो डीबी को ठीक आप है। यूज़ करें हर जगह पर क्यूरी करने के लिए। तो ठीक है। मतलब ये कि अगर इसमें कोई ख़राबी है, अगर इसमें कोई मसला है, तो हमारी सारी एपीआई बंद हो जाएगी। लॉगिन, साइन अप, होम, ये सब में डेटाबेस की क्यूरी तो हो रही है, और क्या हो रहा है। तो चेक करते हैं, लॉगिन करते हैं। रेट लिमिट भी 15 मिनट तो ज़ाहिर है गुजर ही गए, अब ये जो एरर आ रहा है ये नहीं आएगा हमें। आए ज़रा एक और लॉगिन करते हैं, इसी एलेक्स को लॉगिन करवाते हैं, चेक भी हो जाएगा ना। 200 ओके की मतलब क्या है, एपीआई चल रही है। अगर कोई एपीआई में मसला होता तो एपीआई नहीं चलती। दोबारा ट्राई करते हैं। लॉगिन की एपीआई चल रही है। लॉगिन भी तो डेटाबेस में ही डाटा डाल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। साइन अप को छोड़ें, यहाँ लॉगिन वाले को देखें कि आप उसको कुछ देते हैं फिर वो डेटाबेस में जाते हैं। इस लाइन में ही मसला आ जाता, क्यों, अगर डीबी के अंदर कोई ख़राबी होती तो आपको ये समझ आया कि हमने ये क्लाइंट से चेंज करके पूल में क्यों किया है। जी जी। जी, तो कनेक्शन पूलिंग किस लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर बेटर डेटाबेस परफॉर्मेंस। लेटेंसी कम होगी, जवाब मिलेगा, सबको मिलेगा। एसिंक्रोनस हो चुका है अब ये, तो सबको जवाब मिलेगा। जिसको जल्दी मिलना है जल्दी मिलेगा, जिसको टाइम लग कर मिलना है टाइम लग कर मिलेगा, लेकिन सबको मिलेगा। तो कनेक्शन पूलिंग आपने कर लिया। अब है बारी हेडर जो आपके पास आ रहे हैं हर रिक्वेस्ट में क्लाइंट की तरफ से, उसकी देखें ये इम्पैक्टफुल। हेलमेट की जो सिक्योरिटी है ना, ये जो 9th नंबर में लिखा है, ये सिर्फ पोस्टमैन के लिए नहीं कर रहे। पोस्टमैन तो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है आपकी एपीआई का, एक्चुअल में तो जो आप बैकएंड की एपीआईज बना रहे हैं ये जाकर किसी फ्रंट एंड पर कनेक्ट होंगी। तो वहाँ फ्रंट एंड वाला अगर आपको रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट के अंदर भी हेडर्स आते हैं। तो क्लाइंट के आने वाले हेडर को, जो हमारे सर्वर तक हेडर लेकर आ रहे हैं वो, ये उसको रोकने की सिक्योरिटी है, उसको चेक करने की, उसके ऊपर की सिक्योरिटी। आप समझ रहे हैं कौन से हेडर की बात हो रही है, क्लाइंट के तो हेडर की। उसमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए क्या उसको पता वो रोकने के हेडर लिए? में क्या रखकर भेज रहे हैं। तो आए जरा इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये है क्या। तो देखें, हेलमेट से हमें ये चीज़ समझ आई है कि क्लाइंट का जो हेडर हमारे सर्वर तक आ रहा है, उस सर्वर के अंदर अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट किसी हैकर की तरफ से, या क्लाइंट खुद कोई मलिशियस स्क्रिप्ट आपको भेज रहा है, तो उन सारी तमाम हेडर्स की सिक्योरिटी करने के लिए आपके पास हेलमेट का एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने हेडर्स को सिक्योर करने के लिए। दोबारा मैं कहता हूँ कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो सर्वर है, उस सर्वर में रिक्वेस्ट आती है तो हेडर भी आता है और बॉडी भी आती है। गेट के रिक्वेस्ट में हेडर तो लाजमी आता है लेकिन बॉडी एम्प्टी होती है। पोस्ट के रिक्वेस्ट में हेडर भी आता है और बॉडी भी आती है। तो अलग अलग रिक्वेस्ट में बॉडी कभी खाली होती है, कभी बॉडी में कुछ होता है, लेकिन हेडर तो लाजमी आता ही है। अब इस हेडर के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जावा स्क्रिप्ट या पाइथन की कोई स्क्रिप्ट भी भेजी गई है जो कि मलिशियस है और आपके डेटाबेस को हैक करने के लिए भेजी जा रही है, या कोई भी ऐसा हेडर जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपके पास ये हेलमेट का पैकेज होता है, जिसको आप लगा दें तो आप एडिशनल सिक्योरिटी दे सकते हैं अपने सिस्टम को और आने वाले हेडर्स के ऊपर। तो आसान हो जाए फिर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हेलमेट की जो सिक्योरिटी है वो लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो आए हेलमेट को लगा कर देखते हैं। हेलमेट जो है वो npm का एक पैकेज है। हम npm हेलमेट लिखकर npm की वेबसाइट पर चलते हैं। तो
यहाँ पर लिखा है हेल्प सिक्योर एक्सप्रेस ऐप बाय सेटिंग HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स। तो इस पैकेज को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, npm i helmet, इसे कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर cmd में npm i helmet को एंटर करें, तो आपके पास ये पैकेज आ जाएगा। और इस पैकेज को इंस्टॉलेशन हो गई है इसकी। अब उसके बाद जो है हमें इसे यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। तो जो मेरा हेलमेट यूज़ करने का तरीका है वो मुझे उसी वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले तो इसे रिक्वायर कर लें, और रिक्वायर करने के बाद एक मिडलवेयर लगा दें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एडिशनल सिक्योरिटीज़ रखना, तो फिर आप इनमें से जो बताए हुए तरीके हैं इनके, इनको भी यूज़ कर करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये छोटा वाला काम तो करते हैं, रिक्वायर करने वाला और मिडलवेयर लगाने वाला। आ जाएं। इंडेक्स और जेएस की फाइल में लगाऊंगा मैं, पता है क्यों? हमारा जो राउटर है वो अभी यूज़र का है, बाद में किसी और का होगा, क्लाइंट का होगा, बाद में कोई प्रोडक्ट का होगा, कैटेगरी का, अलग अलग राउट की फाइलें बनेंगी। तो ये सारी जो राउट की फाइलें हैं ये एक मेरे मेन सर्वर से आकर कनेक्ट होती हैं। इसका नाम क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स वाली फाइल, इंडेक्स डॉट जेएस। मेरा सर्वर जो है वो कौन सी फाइल से चल रहा है? इंडेक्स वाली फाइल से। तो मैं नेक्स्ट इसी वाली। मेन जगह पर आकर क्या कर रहा हूँ, हेलमेट लगा दे रहा हूँ, ताकि रिक्वेस्ट आती यहाँ पर है फिर आगे डाइवर्ट होती है ना। तो इसी फाइल में लगा रहा हूँ मैं हेलमेट। मैं चाहता तो मैं जाकर इसके अंदर भी लगा सकता हूँ, यूज़र वाली फाइल में भी, लेकिन मैं इस जगह पर लगा रहा हूँ, मेन गेट पर ही लगा दे रहा हूँ ये। तो कैसे लगाना है उन्होंने बताया कि कॉन्स्ट आप लिखें, और कॉन्स के बाद आप लिखेंगे अपने किसी भी वेरिएबल का वैल्यू। नाम। तो देख लेते हैं, स्पेलिंग कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर लगा देते हैं। इक्वल रिक्वायर। रिक्वायर के बाद आपको करना है हेलमेट। यहाँ पर पैकेज आ चुका होगा, ठीक है, हेलमेट लगा दिया हमने। और उसके बाद हमें मिडल वेयर लगाना है हेलमेट का। तो जो मिडल वेयर है वो है सिंपल ऐसे ऐप डॉट यूज़ और मिडल वेयर, इसे कॉपी करते हैं अपने कोड में जाकर, यहाँ पर कुकी पार्सर के नीचे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें अगर आप करना चाहें तो आप कर दें, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप ना करें। लेकिन क्योंकि हेलमेट हम लगा चुके हैं, एडिशनल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं आपके लिए। इसमें एक चीज़ है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। इसको पढ़ते हैं। अ पावरफुल अलाउ लेस ऑफ व्हाट कैन हैपन ऑन योर पेज विथ मिटिगेट्स मैनी अटैक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो एक काम करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो लगा लेते हैं, और बाकी की चीज़ें नहीं लगाते। तो हेलमेट को मैं थोड़ा गैप देकर इसके अंदर एक बनाता हूँ कर्ली ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि कर्ली ब्रैकेट लगता है यहाँ पर। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेलमेट के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट इस तरह लगाते हैं, ठीक है, लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को लिखते हैं। अच्छा, ये आपसे या तो ट्रू लेता है या फॉल्स लेता है। तो आप अभी इसको कर दें फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रंट एंड बनाएंगे तो फिर आप इसे ट्रू कर लीजिएगा। अभी फिलहाल इसे फॉल्स रख दें कि फ्रंट एंड से आने वाली जो आने वाला जो हेडर है ना, वो अपने अंदर अगर कोई ऐसा डीडॉस अटैक लेकर आ रहा है, बहुत सारी रिक्वेस्ट का कोई ऐसे स्क्रिप्ट उसके अंदर लिखकर हैकर भेज रहा है, तो फिर आप उसको रोकने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, तो इसे ट्रू कर दीजिएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें नोटिस करना है वो इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज, जिससे बहुत अहम काम होता है। तो एक ये है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, इसे हम ट्रू कर भी सकते हैं
लेकिन हमें एपीआई टेस्ट कर लेना चाहिए पहले तो। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करे तो फिर हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एक ना, आपको अक्सर फ्रंट एंड की तरफ से एक एरर देखने को मिलता है, क्रॉस ओरिजिन का एरर। अगर किसी ने नोटिस किया हो फ्रंट एंड के ऊपर, तो वो क्रॉस ओरिजिन का एरर ये होता है कि आपका जो सर्वर है उस पर आने वाली रिक्वेस्ट जब किसी क्लाइंट से आ रही होती है तो आपका सर्वर मना कर देता है। सर्वर टू सर्वर कनेक्शन हमेशा सिक्योर माना जाता है, और क्लाइंट टू सर्वर जो है वो हमेशा नॉट सिक्योर में रखा जाता है उसको। तो यही एक वजह है। अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, नेक्स्ट जेएस के अंदर जब आप काम करते थे, तो आप जब भी एपीआई कॉल करते थे तो उस एपीआई की कॉलिंग को उठाकर किसी एक टाइप स्क्रिप्ट की अलग से फाइल में रखकर ऊपर लिखते थे यूज सर्वर। किसी को याद है? पिछले जन्म की बातें। यूज सर्वर जी लिखकर सर। उसके नीचे एपीआई लिखते थे। जी सर। जी सर, याद है। ये क्यों करते थे? क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है तो उसके अंदर जो एपीआई की कॉल हो रही है वो असल में एक ऐसे फाइल से जाए जो सर्वर की तरह रिएक्ट करता है। तो क्या होगा कि क्रॉस ओरिजिन के एरर से आप बच जाएंगे। आपके जहां तक पहुंचने वाला सर्वर है उस पर जो रिक्वेस्ट जा रही है आपसे, आपके पास से, वो भी एक सर्वर के तरह जाएगी। तो सर्वर टू सर्वर कनेक्शन हमेशा सिक्योर होता है, इसमें क्रॉस ओरिजिन का एरर नहीं आता। और जो ये है क्लाइंट टू सर्वर, इसको हमेशा रोका जाता है, इसको अलाउ किया जाता है कि इस क्लाइंट को अलाउ करो, इस क्लाइंट को अलाउ मत करो। और आप भी समझते हैं इतनी बातों के बाद कि क्यों किसी को अलाउ किया जाता है और किसी को रोका जाता है। क्योंकि भाई क्लाइंट पता नहीं कौन हो सकता है। तो कुछ क्लाइंट्स को आप अलाउ करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। कैसे होती है ये चीज़ वो हम कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसकी हेलमेट की एक सिक्योरिटी ऐसी है जो क्रॉस ओरिजिन के ऊपर भी है। तो क्रॉस ओरिजिन वाले को देखते हैं। एम्बेडेड पॉलिसी। क्रॉस ओरिजिन की जो एम्बेडेड पॉलिसी है ना, ये किस तरह लगाते हैं ये देखते हैं। दिस इज अ हेडर नॉट सेट बाय डिफॉल्ट। वो बता भी रहा है कि ये बाय डिफॉल्ट नहीं लगता। क्रॉस ओरिजिन एम्बेडेड पॉलिसी को आप ट्रू अगर करते हैं तो सेट क्रॉस ओरिजिन एम्बेडेड पॉलिसी रिक्वायर कॉर्प, तो आप इसको इसी तरह लगाते हैं। हम इसे भी फॉल्स ही करेंगे अभी फिलहाल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। इससे मैं कर देता हूँ फॉल्स, इससे भी मैं कर देता हूँ फॉल्स। चलें, तो ये हेलमेट हमने लगा लिया है और आते हैं सर इसको पहले। रिक्वायर भी करना होगा, और रिक्वायर तो कर लिया आपने। रिक्वायर्ड तो हेलमेट सर को ही किया है इसमें ना, ये उसके अंदर की प्रॉपर्टीज है। सेमी कॉलन लगा हुआ था। सेमी कॉलन इसमें भी है। ठीक। तो देखते हैं, नोड के अपने टर्मिनल पर जाते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। अपने पोस्टमैन में जाते हैं, एक क्रेडेंशियल से लॉगिन करता हूँ मैं। अभी पता चल जाएगा एरर है या एरर है। क्या एरर है देखते हैं, दोबारा चलाते हैं। नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। वो पोस्टमैन में होता है ऐसा कि जब आप कोई कोड में चेंजिंग करते हैं तो पहली रिक्वेस्ट गलत जाती है, दूसरी सही आती है। तो मतलब क्या हुआ कि आपके एपीआई में हेलमेट आपने इंटीग्रेट कर लिया है और कोई एरर नहीं आया। हेलमेट इंटीग्रेशन की वजह क्या थी? दोबारा याद दिलाएं कि क्लाइंट से आने वाले हेडर को चेक करना, आपके अपने सर्वर की सिक्योरिटी को बढ़ाना, इसलिए आपने हेडर का यूज़ किया। क्या आपको ये चीज़ समझ आई कि आपने हेलमेट को लगाया क्यों है और कैसे लगाया है? मेन फाइल में रिक्वायर किया, पहले पैकेज इंस्टॉल किया, रिक्वायर किया, और ऐसे करके लगा दिया एक मिडलवेयर के अंदर। क्या आपको ये समझ आ गया? बस देखें, इसमें क्या है कि हेलमेट को आपने लगा लिया, चला लिया, एपीआई की टेस्टिंग भी कर ली, तो ये भी हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हमें ये करना है कि जो आपके जेनेरिक मैसेज है ना, एरर मैसेज, आप कभी भी ना क्लाइंट के ऊपर वैसे, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के टाइम पर हम दिखा देते हैं एरर अगर कभी आया। सपोज करें एरर कब आता है, कोई और बंदा है कुछ और गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड ट्राई कर रहा है आपके नाम के ऊपर, कि नाम ये तो है, पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं कि 1234 लिखकर, आपके नाम को पूरा लिखकर, आपकी ये चीज़ें लिखकर ट्राई करें,
और ट्राई करके जो है ना वो बोले कि भाई शायद खुल जाए। तो करना ये है कि हमें इसको एरर आएगा। कैसे आएगा? इसने गलत लिखा और आपने एरर भेजा। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसने यूजर नेम भी गलत लिखा, पासवर्ड भी गलत लिख दिया, या इन दोनों में से एक चीज सही लिख दिया। तो आपने एरर मैसेज में अगर ये दिखा दिया कि दिस, और आपने ईमेल को करेक्ट लिख दिया कि taha@gmail.com के ऊपर जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दिस इज नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट ऑन TWAHA@gmail.com। अब वहां से क्या चीज उसको मिल गई? ईमेल आईडी मिल गई। अब ईमेल आईडी मिली तो इस ईमेल आईडी को वो उठाएगा। हालांकि ये एरर था, एरर के अंदर भी एक उसको डाटा मिल गया। क्या मिल गया? गलत एरर के ऊपर आपको ईमेल आईडी मिल गई। अब वो कैसे मिली? कुकी के अंदर हो सकता है पहले से कोई डाटा, कुकी एक्सपायर ना हो तो पहले से कुकी की वजह से ये चीज़ शो हो जाए। इसका काम ये है सिंपल कि अब ये करेक्ट ईमेल जो कि एरर मैसेज में मिला है वो लिखे यहाँ पर, और फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक कर दें, ताकि फॉरगेट पासवर्ड से क्या हो, ओटीपी या जो भी है वो ईमेल के ऊपर चले जाए और ईमेल से जाकर देख ले। हम इन मैसेजेस को भी छुपाते हैं, एरर के ऊपर भी हम नहीं दिखाते। तो क्या करते हैं फिर? एक जेनेरिक मैसेज देते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आपने किया कहाँ पर है, अभी आप समझ जाएंगे। देखें, जब भी आप लॉगिन करते हैं, alex@gmail.com ये डेटाबेस में है। अगर हम एलेक्स को एलेक्सा कर दें और सेंड करें तो इसमें आएगा एक एरर, और यहाँ पर ये बकायदा बता रहे हैं कि alexa@gmail.com एक्सेस नहीं करता। ये मैसेज चेंज करना है हमें। हमें इसको एक जेनेरिक मैसेज देना है, हमें डाटा को खोल के नहीं दिखाना कि ये इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो ये वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं आप नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जो ये कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक सिक्योरिटी लेयर आपकी तरफ से बढ़ जाएगी, कि एरर जब आया तो उसके ऊपर भी आप रिस्पॉन्स में किसी क्रेडेंशियल को शो नहीं कर रहे। हम सारी फाइलें बंद करते हैं, कंट्रोलर की फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पर रिस्पॉन्स बैक हुआ है लॉगिन वाले फंक्शन से। लॉगिन, ये है लॉगिन। इसके अंदर आपने यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूजर विद दिस ईमेल। यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम जेनेरिक मैसेज में लिखेंगे। क्या लिखूं? ये मिटा देंगे और लिख देंगे यूजर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हम ट्राई करें, सेंड करें, तो अब हमें मैसेज में क्या मिल रहा है? यूजर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। ईमेल शो नहीं किया ना आपने। अब आप बता सकते हैं नहीं। कि एलेक्सा पर रिक्वेस्ट गई, ताहा पर गई, एलेक्स पर रिक्वेस्ट गई, अहमद पर गई? नहीं बता सकते आप। क्यों? क्योंकि नहीं। अगर इस एरर मैसेज को भी कोई आपके सिस्टम से चुराना चाहे तो उसमें से भी आपके इस ईमेल को नहीं ले सकता वो। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये वाली चीज़ जो है वो समझ आ गई है। जेनेरिक मैसेज के मतलब क्या है? एरर के ऊपर भी आप कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स को शो नहीं करेंगे। टेस्टिंग के टाइम पर ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पर ये नहीं करना है आपको। तो हमने अपने जेनेरिक एरर मैसेज को भी लगा लिया। अब बारी है कोरस। कर दिखा, ये कर बताइएगा दोबारा, जेनरिक इसमें में। किया कुछ भी नहीं है। आप अपने कंट्रोलर के लॉगिन वाले फंक्शन में आए, कंट्रोलर के अंदर जो यूजर कंट्रोलर की फाइल है ना, उसमें आप अपने लॉगिन वाले फंक्शन में आए। यहाँ पर आपने पहला एरर दिया था यूजर विद दिस ईमेल, और यहाँ ईमेल भी आपने लिख दिया था, तो वो ईमेल हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर एक जेनेरिक मैसेज है कि यूजर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, या इनवैलिड ईमेल, या इनवैलिड पासवर्ड, इस तरह करके आप मैसेज दे सकते हैं। आपको दिखाना नहीं है,
कि ईमेल है क्या और पासवर्ड है क्या। समझ गए? जी सर। तो फिर वहां पर सर आपने साइबर क्या, पे कैसे समझ गए। चेकिंग, टेस्टिंग कैसे किए? टेस्टिंग जाके चला दिया गलत, एलेक्स को एलेक्सा करके एक स्पेलिंग मिस्टेक करके अच्छा और अच्छा, रिक्वेस्ट भेज दी। सही। तो डेटाबेस में ये आ रहा है, यूजर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो ये पूरे ईमेल को दिखा रहा था ना कि ये जो जी जी ईमेल, जी। वो हमने छुपा दिया। तो ये आपने कर लिया है, अपने जेनेरिक मैसेज को भी लगा दिया। अब बारी है कोरस ओरिजिन की। ये कोरस ओरिजिन है क्या? इसका वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि आपका जो सर्वर है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उस पर आने वाली रिक्वेस्ट जो है वो किसी दूसरे सर्वर से आए। तो इसको वो सिक्योर मानता है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो सिक्योर नहीं समझता उसे, इसको रोका भी जाता है। तो अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो फिर कैसे रोकते हैं आप कोरस ओरिजिन? आप किसी को अलाउ कर देते हैं, किसी को नहीं अलाउ करते। इसके लिए आप, अच्छा याद रखें कि फ्रंट एंड से रिलेटेड है। अभी तो आप पोस्टमैन से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इससे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एपीआई आप पोस्टमैन के लिए नहीं बना रहे, आप बना रहे किसी फ्रंट एंड के लिए। तो ये जो फ्रंट एंड आपका है कोरस वाला, जब बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे कि भाई कोरस इसको रोको, इसको अलाउ करो। तो ये वो पैकेज है कि जो आपके क्लाइंट से आने वाले रिक्वेस्ट जो कि आपके सर्वर के ऊपर आ रहा है उसको एरर देता है, रोकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। देखिए, आप सब ने सैनिटी यूज़ किया, और जब सैनिटी यूज़ किया था तो जी आपको सर। वहाँ पर अलाउ करना पड़ता था कि लोकल होस्ट 3000 से रिक्वेस्ट आ रही है, उसको अलाउ कर दो। कभी पोर्ट चेंज करते थे तो वहाँ जाके बताना पड़ता था, वरना जी। कोरस का एरर आता था। ये याद है आप लोगों को? आसिया को याद आ गया? ये जो है ना, ये वही काम हो रहा है अभी, कि आपके आने वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट जहाँ से आ रही है, क्या आपने लिख कर बताया कि उससे रिक्वेस्ट आए तो उसको जवाब दूं मैं या ना दूं? ये है वो कोरस ओरिजिन। समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं हम? सर ये जी मैंने सर, तो यूज नहीं किया है आ गया। जी एचटीएमएल। सर। उसको हम कहते हैं एनपीएम कोर्स, CORS। इसमें आप पहली वेबसाइट को क्लिक करके इसके अंदर आ जाएंगे। इसको डाउनलोड करने का तरीका ये npm आई कोर्स। तो इसको हम करते हैं कॉपी और वापस आते हैं यहाँ पर आकर अपने टर्मिनल पर, किसी भी टर्मिनल पर इसको क्लियर करके npm आई CORS को हम क्या करते हैं, चला देते हैं। इंस्टॉलेशन हो गई। अब उसके बाद जो है, अब आपको क्या करना है, देखना है कि क्या कैसे इंपोर्ट विम्पोर्ट है इसके। तो रिक्वायर करेंगे कोरस को इस तरह, ये उठा लें आप और यहाँ पर आकर अपने index.js पर लगा लें। मेन फाइल आपकी इंडेक्स है, सर्वर वाली फाइल। सर्वर वाली फाइल ये रही, इस पर आकर आप यहाँ पर इसे लगा दें। और var को आप क्या कर देंगे, कॉन्स्ट। तो ये आपके कोरस के नाम से एक वेरिएबल के अंदर इंपोर्ट कर लिया है आपने। अब इसे यूज कैसे करना है ये भी वो वही बताएगा जिसकी वेबसाइट से लेकर आ रहे हैं। ये कह रहा है भाई इस तरह यूज करना है आपको, मिडलवेयर में लगा दें। तो हमने ये कॉपी किया और कॉपी करके हमने मिडलवेयर में लगा दिया। ये मिडलवेयर यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा दिया। इसमें आगे आकर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कोरस का मिडलवेयर है और ये इसका इंपोर्ट है। आसान था ना? पैकेज इंस्टॉल किया, रिक्वायर किया और मिडलवेयर में लगा दिया। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि वो एग्जाम्पल में बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हैं एग्जाम्पल में, कि आप किसी पोर्ट को अलाउ भी कर सकते हैं, किसी को रोक भी सकते हैं। जैसे कि आप ओरिजिन के अंदर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं,
http://example.com इस तरह लिखकर आप इसको अलाउ कर दें। और जिसका नाम नहीं होगा उसको हम रोक भी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक काम करते हैं। अ, ये याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फ्रंट एंड को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड का की जो रिक्वेस्ट है वो ब्राउज़र से आती है और ब्राउज़र एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट जब सर्वर पर आती है तो उसकी सिक्योरिटी है ये कोरस की। आप कहेंगे कि भाई मैंने यहाँ पर ओरिजिन का यूज़ अगर कर भी लिया आपके सामने और पोस्टमैन की रिक्वेस्ट फिर भी आ रही है, तो आपके माइंड में आएगा कि फिर पोस्टमैन क्यों नहीं रुका। क्योंकि पोस्टमैन जो है वो बैकएंड में एक सर्वर की तरह काम करता है। सर्वर की रिक्वेस्ट सर्वर पर जा रही है, तो उसको कोरस का मसला नहीं आता। ये मसला किसको आता है? फ्रंट एंड ब्राउजर, वहां से आने वाले रिक्वेस्ट को। तो चलें इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। एक ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओरिजिन लिखना है हमें। आते हैं वापस, इसे ओपन करते हैं। कोरस के राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाएं, ऑब्जेक्ट, इसे ओपन करके ओरिजिन लिख दें। ये जो ओरिजिन है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन में आप मल्टीपल अपनी वो बता सकते हैं कि किस किस को आपने अलाउ किया है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि समझने के लिए मैं ओरिजिन को यहाँ पर आपके सामने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, http:// और लोकल होस्ट कुछ भी कर देते हैं, 1234 या फिर 000 कर देते हैं। और इससे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमें लिख कर इसलिए रखना है क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड तो है नहीं। तो मैं अभी इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन कमेंट मैंने कर दिया। आते हैं नीचे, आते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है क्रेडेंशियल। ये जो क्रेडेंशियल है ना, ये आप अपने कुकीज को अलाउ कर रहे हैं कि वो जाए, कि वो यहाँ से जाए और वहाँ से आए। तो अगर आपने क्रेडेंशियल को ट्रू कर दिया, तो इसके मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अब लाजिम हो चुका है इस लिखने के बाद से, अलाउ द कुकीज टू बी सेंड। आप कुकी को अलाउ करें कि वो जाए। और इसे भी हम यहाँ पर कमेंट आउट करके रख देते हैं। आप कहेंगे ये दोनों कमेंट क्यों किया? तो मैं आपको सिर्फ चेक करवाना चाह रहा हूँ और ख़ुद भी चेक करना चाह रहा हूँ कि जो ये हमने लिखा है यहाँ पर, आते हैं ज़रा और सेंड करते हैं। अगर एरर आया तो एरर को देखेंगे। 400 बैड एरर, मेरा ख्याल है शायद यहाँ का एरर है। एलेक्सा को एलेक्स करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, तो जवाब आया, वेलकम टू वेबसाइट। ठीक है, अब हम क्या करें, एक ऑप्शन को खोलते हैं, लोकल हो 00000। ठीक है, इसको मैंने अलाउ किया, मैंने सेंड किया, देखते हैं क्या होता है। अभी भी वो जवाब आया, दोबारा भेजता हूँ, फिर से जवाब आ गया। तो आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये कैसे आ गया जवाब? तो मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ फ्रंट एंड जो कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए लिखा गया ये कोरस, या आपके पोस्टमैन के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, और इससे भी मैं एक्टिव करके सेंड करता हूँ। देखें जवाब आ गया ना। तो मतलब ये काम कर रहा है। अब कोरस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा? जब तक हमारे पास फ्रंट एंड ना हो, जब तक हमारे पास फ्रंट एंड ना हो हमें ये पता कैसे चलेगा? तो आपने जो इसको इम्प्लीमेंट किया है कि इसके पैकेज को इंस्टॉल किया, यहाँ पर इंपोर्ट किया, यहाँ पर यूज़ किया, क्या आपको ये चीज़ समझ आया? अगर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो सवाल पूछें,
उसके बाद हमारा आखिरी काम है फ्रंट एंड बनाना। जी। अच्छा देखें तो अभी इंडेक्स डॉट जेएस की जो फाइल है उसके अंदर हमने ये कोरस लगा लिया है, लेकिन हमने टेस्टिंग की है पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन जो है वो, क्योंकि बैकएंड में एक सर्वर की तरह ही रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, ये आपका सर्वर है, तो उसके ऊपर ये कोरस जो है इफेक्ट नहीं करता। लेकिन हम अब एक फ्रंट एंड बना रहे हैं। फ्रंट एंड सर्वर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्या वाकई में जो हमारा ब्राउज़र होता है जिससे रिक्वेस्ट आती है हमें, क्या वो क्या वो हमारे आने वाली रिक्वेस्ट जो है उसको हमारा सर्वर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता है, कोरस के ऊपर, या नहीं करता, ये इसकी टेस्टिंग करनी है। उसके लिए हमें चाहिए एक HTML का पेज, या किसी भी नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट या HTML। तो HTML सबसे आसान है। HTML का एक हमें पेज बनाना है, और वो हम यहाँ पर बना लेंगे, और बनाकर जो है फिर हम उसको चला कर देखेंगे, उससे हमारी इस कोरस की भी टेस्टिंग हो जाएगी। चले हैं चला कर देखते हैं। तो मुझे याद है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर जो आपका व्यू होता है वो असल में आपके फ्रंट एंड का वो होता है फोल्डर। तो व्यू के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी रिलेटिव पाथ से कॉपी। और क्योंकि देखें ये खाली है, आपको भी दिख रहा है ये खाली है, मैं तमाम फाइलें बंद कर रहा हूँ, और अपने जेमिनाई को मैं कहूँगा कि आ जाए। देखते हैं जेमिनाई के प्रो वर्जन को ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ मसला ये होता है ना, वो कोटा ख़त्म हो जाता है उसका। चेक करते हैं। जी जी करा लें। डॉक्स को अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा। अच्छा, तो चेक करते हैं पहले। तो टर्मिनल थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जेमिनाई को मैं कहता हूँ कि अंडरस्टैंड माय करंट प्रोजेक्ट, और मैं इसे कहता हूँ कि एंड राइट HTML कोड फॉर माय API टेस्टिंग। ठीक है, और फ्रंट एंड नहीं लिखेंगे सर? समझ जाएगा वो, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो प्रो वाला मॉडल है। तो अंडरस्टैंड माय करंट प्रोजेक्ट, पहले ये अंडरस्टैंड करेगा करंट प्रोजेक्ट को। उसके बाद जो प्रोजेक्ट, इसको सही से लिखता हूँ मैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड कोड, एंड राइट HTML कोड इन, यहाँ पर लोकेशन देता हूँ मैं। लोकेशन जो है वो है मेरे व्यू के अंदर जाओ, और इंडेक्स डॉट HTML के अंदर जाकर ये फाइल मिलेगी, यहाँ पर जाकर फॉर माई API टेस्टिंग। तो इतना काफ़ी है। देखते हैं क्या करते हैं, चलाते हैं। आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, इसके अंदर उसने लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं चल के कि इसने क्या बनाया है। इसने कहा कि मैंने साइन अप बनाया है, मैंने लॉग इन बनाया है, होम के लिए बनाया है, लॉग आउट के लिए, एंड पॉइंट्स के लिए बना दिया है, फॉर्म एक बनाया है इसने। योर सर्वर नीड टू रन, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पर, फॉर इट टू वर्क रेडी फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अपडेट सक्सेसफुल। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि कौन सी फाइल हुई है चेंज। तो यहाँ पर एक अनट्रैक फाइल है, एक ही अनट्रैक फाइल है, तो इसने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया है। हमारे इंडेक्स डॉट HTML के अंदर जो है वो कोड लिख दिया है। ठीक है, कोड के अंदर एक स्टाइल का टैग है, ये CSS के लिए है। बॉडी का टैग जो है वो लाइन नंबर 19 से लाइन नंबर बॉडी
139 तक है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड है नहीं। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसने किया है। बटन क्या आएगी, आईडी है, लॉगिन बटन है। तो ठीक है, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 आपका एपीआई बेस यूआरएल है। चलें चला कर देखते हैं। और इससे हम कैसे चलाएंगे? इससे हम एक एक्सटेंशन आप सबके पास होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव सर्वर के नाम का एक्सटेंशन है। तो लाइव सर्वर दिखने में कुछ इस तरह है, और इसके डाउनलोड्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तकरीबन ये 70 मिलियन के करीब डाउनलोड है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर आकर राइट क्लिक करके हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये जो लाइव सर्वर है वो कौन से पोर्ट पर चल रहा है? देखें, कुछ बनाकर तो इसने दिया है, और बहुत ही वाइट वाइट कलर से आपको बैकग्राउंड और सामने की चीज़ों में इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलें फिर भी टेस्टिंग तो हो जाएगी। अब बात यह है कि ये पोर्ट को देखना है हमें। 5500 पोर्ट पर ये आपके इस फ्रंट एंड को चला रहे, 5500। ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि मैं एक करूँगा साइन अप। साइन अप में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक ऐसा नाम जो हमारे डेटाबेस में ना हो। तो हमारे डेटाबेस के यूज़र के अंदर सर अहमद नहीं है। कोरस में उसको ट्रू करना होगा, आपने फॉल्स रखा हुआ है। हमें बहुत सारी उसके इंडेक्स डॉट जेएस की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लोकल होस्ट की ही सेटिंग को 5500 करना पड़ेगा, ताकि हम इसे अलाउ करें। उसके बाद जी 5500 है, इसको हमने अलाउ किया है। फिर यहाँ पर जो है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये हमने फॉल्स रखा है, ये भी हमने फॉल्स रखा है। एक एक करके करेंगे चेंज। अभी मैं हेलमेट को चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ कोरस के अंदर इसको अलाउ कर रहा हूँ कि यहाँ से रिक्वेस्ट आए तो फिर इसे दे देना। अच्छा, यूज़र नेम यहाँ लिखते हैं अहमद, ईमेल यहाँ पर लिखते हैं अहमद, पासवर्ड में लिखते हैं 1234, और साइन अप करते हैं। एरर टू फैच, फेल टू फैच। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नोड जेएस के ऊपर। नोड जेएस में तो कोई एरर नहीं आ रहे। यहाँ पर वापस आते हैं, साइन अप को दोबारा करते हैं, नोड जेएस पर जाते हैं, यहाँ पर सर्वर पर कोई एरर नहीं है। अपडेट सक्सेसफुल, द न्यू वर्जन विल बी यूज इन योर नेक्स्ट रन। ठीक है, तो मैं इससे ये कहता हूँ कि आई एम गेटिंग फेल, एरर फेल टू फैच on my front-end HTML page while doing any operation. Connected to APIs। ठीक है, तो मैंने इसको एक सवाल के तौर पे पूछा है कि क्या मेरा जो HTML है, या इसको सही से नाम लिख कर बताता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की बात कर रहा हूँ मैं, या मैं फाइल ही लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं कॉपी रिलेटिव पाथ करके यहाँ पर इससे बताता हूँ कि जो ये वाली फाइल है वो कनेक्टेड है एपीआई से या नहीं है। चले आइए देखते हैं।
सर इसने 3000 दिया था, आपने 3000 नहीं लिखा। जी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं क्या है। इसने अपडेट किया है, और अपडेट किया है इंडेक्स डॉट जेएस को और एचटीएमएल को। आए ज़रा देखते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस को पहले देखते हैं। इसमें जो चीज़ अपडेट की है इसने, वो हर ओरिजिन को अप्लाई अलाउ कर दिया, ठीक है, कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आ जाए। और यहाँ पर पहले हमने वो लिखा था ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अभी इससे इस सार का साइन लगा के अलाउ कर दिया कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए सबको अलाउ करो। और आपके HTML में स्क्रिप्ट का एक टैग मौजूद है। पहले ये नहीं था, अब शायद ये है इस स्क्रिप्ट के अंदर, बल्कि ये स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर है। हाँ, तो ये पहले भी था इसके अंदर। स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि अज्यूमिंग योर सर्वर रन ऑन द पोर्ट 3000। तो हमारा जो सर्वर है, क्या वो 3000 पर रन हो रहा है, ये देखते हैं। इंडेक्स और जेएस में जाते हैं, 3000 पर ही रन हो रहा है ये, ठीक है। तो सर्वर हमारा सही रन हो रहा है, और उससे ओरिजिन में सबको अलाउ कर दिया। अब चेक करते हैं कि फ्रंट एंड जो है वो ये काम कर पाता है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने से पहले, लॉगिन क्योंकि आसान है, तो हम जाते हैं सेशन में और तमाम सेशंस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी कोई सेशन नहीं है, जो भी बनेगा मेरे फ्रंट एंड से बनना चाहिए। तो यहाँ पर है वो था। कोड जी, तो आप 5500 यूज कर रहे हैं, उसने थ्री वो फ्रंट थाउजेंड एंड, का हुआ है। वो कह रहा है कि आपका सर्वर जो है ना, आपकी एपीआई वाला सर्वर, वो 3000 पर चलना चाहिए। तो अगर आप ये देखें इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये पोर्ट 3000 पर चल रहे, एपीआई का जो सर्वर है। जो फ्रंट एंड है वो 5500 पर चलना चाहिए, तो वो उस पर चल रहे हैं। दो फ्रंट एंड अलग पोर्ट पर चल रहा है, बैक एंड अलग पोर्ट पर चल रहा है। तो बैक एंड का जो पोर्ट है ना, उसके बारे में उसने कहा है कि 3000 पर चले वो। अच्छा, ऐसे टेस्ट करते हैं। यूज़र के पास जाकर ईमेल यहाँ से हम उठा लेते हैं ताकि गलती ना हो, और यहाँ लाकर लगा देते हैं। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड में है 1234 लिखना है हमें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा 1234। लॉग इन करते हैं। हमें जवाब मिल गया, वेलकम टू वेबसाइट। तो मतलब ये कि सेशन भी बन गया होगा, सेशन भी बन गया है, ट्रू है ये, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि अपने साइनअप को कहते हैं कि ये साइनअप मुझे करके दे, एक यूज़र बना कर दे। तो अहमद का यूज़र पहले नहीं बना था, इसके नाम से बना लेते हैं, @gmail.com। और पासवर्ड में अहमद 1234 लिखते हैं, साइन अप करते हैं। इसमें आया अकाउंट क्रिएटेड, और ये आया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जाकर देख लेते हैं यूज़र बना, अहमद के नाम का यूज़र बना, मतलब मेरा फ्रंट एंड काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं कि चैट जीपीटी भी फ्रंट एंड जो है वो अच्छी फ्रंट एंड बनाकर देता है। क्योंकि फ्रंट एंड काम कर रहा है, क्योंकि फ्रंट एंड काम कर रहा है, तो इसलिए मैं अपने फ्रंट एंड के बहुत बुरे यूज़र इंटरफेस को अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाना चाह रहा हूँ। मैं अपने पूरे HTML, index.html की फाइल को कॉपी करके मैं इससे ये कहूँगा कि कैन यू इम्प्रूव, बल्कि मैं पहले इसको बताऊं कि दिस इज माय फ्रंट एंड index.html फाइल एंड इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, ये बात लिखना ज़रूरी है ताकि इसको बताओ कि भाई कोड में चेंजिंग ना करे। फिर भी कर दिया तो हम इससे एटलीस्ट बोल सकते हैं कि पहले बता दिया था कि ये चलती हुई चीज़ है। कैन यू ओनली इम्प्रूव माई UI, ग्राफिक्स। UI ग्राफिक्स, और काफ़ी है इतना कहना। डू नॉट, बल्कि मैं इससे ये कहूँगा कि डू नॉट चेंज एनी फंक्शनैलिटी कोड।
चलें ये नहीं कहते, ट्रस्ट करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, क्या करेगा ये। पेस्ट करता हूँ मैं और दे देता हूँ। सो उधर हेलमेट चेक कर लेते ना, जी वो काम भी तो कर कर लेंगे, रहे हैं। वो भी कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसने लिख दिया, कॉपी करते हैं कोड को और लगा कर देखते हैं। लेकिन लगाने से पहले मैं क्या करूँगा, अपने पिछले कोड को मैं सेलेक्ट करके कमेंट आउट करूँगा, ताकि मेरे पास ये रहे। ये कमेंट नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करके इसको मिटा ही देते हैं। कंट्रोल जेड करके सर, वापस ले आएंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। चले आए इसको, चैट जीपीटी के कोड को लगाते हैं, कॉपी करके यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें इसके दिए हुए कोड में एरर नहीं है, ठीक है। अ, आते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर और देखते हैं कि इसने क्या बना कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसने थोड़ा बेहतर बना कर दिया है। इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा बेहतर है। तो मैं एक काम करता हूँ कि HTML में ये बॉडी है शायद, और इस बॉडी का जो ये कलर है ना, ये ग्रेडियंट कलर इसने जो दिया है, जी यही ग्रेडियंट कलर है। इसको हम यहाँ से बैकग्राउंड को ग्रे कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्रे कर देते हैं। ठीक है, अब सही समझ आ रहा है कि फॉर्म और जो वो बैकग्राउंड है ना। चले आ जाएं देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। इसको हम करते हैं, बिलाल के नाम से बनाते हैं, यूज़र बिलाल है और @gmail.com, पासवर्ड है बिलाल 1234। साइन अप करते हैं, ठीक है चल गया ये। अब हम अपने रिस्ट्रिक्शन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड है, और ये जो फ्रंट एंड है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आपने सबको अलाउ किया है ना कोरस में। तो यहाँ पर आप आकर इस पेज का एड्रेस उठाएं, और आप उठाकर ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मैं देता हूँ कि यहाँ से अगर रिक्वेस्ट आए तो इसको अलाउ करना। चले आए देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिखा डेविड, और ईमेल में मैं लिख रहा हूँ david@gmail.com। यहाँ पर मैं, अच्छा देखें, अभी फ्रंट एंड जो है, इस फ्रंट एंड के ऊपर हमने रिक्वेस्ट भेजी थी तो वो रिक्वेस्ट जा नहीं रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया था लोकल होस्ट, और जो लिखा था वो लिखने का तरीका गलत था हमारा। आपका जो फ्रंट एंड है, अगर आप अपने फ्रंट एंड के इस पेज को अलाउ करना चाहते हैं कि ये आपके बैक एंड तक रिक्वेस्ट भेजे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके यूआरएल को कॉपी करें और अपने कोरस में जाकर बताएं, ओरिजिन में जाकर बताएं कि यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी। हमने इस स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब इसको लिखने का तरीका ये है, वो कह रहा है कि आपको ना पूरा नहीं बताना है फोल्डर स्ट्रक्चर कि आपकी फाइल कहाँ पर है। आपको बस ये बताना है कि आपकी रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है, HTTP और आपकी ये होम यूआरएल, इस पोर्ट से, इस होम के ऊपर से, इस HTTP के स्कीम के ऊपर से रिक्वेस्ट आ रही है। तो आए इसको देखते हैं, लॉगिन करते हैं, TAHA@gmail.com, TAHA1234, लॉगिन। तो हमें जवाब मिल गया, हमें जवाब मिला, और जवाब में हमें लॉगिन होकर एक चीज़ मिली है, वो है हमारे API का जवाब। इसके फ्लो को अगर हम समझें, तो जो सर्वर है, उस सर्वर तक जो ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी,
उसने रिस्पॉन्स दिया। हमें याद है कि जब भी लॉगिन करते हैं तो कुकी में कुछ सेट होता है, क्लाइंट को दिया जाता है वो। एक तो यहाँ पर बीच में वॉल है और उसका नाम है कोरस, उसने रोका भी है और इसको आने भी दिया है। ये हमने चेक किया कि अगर पोर्ट को चेंज कर, या रिकॉर्डिंग में हमने चेक नहीं किया है शायद, ये भी चेक करवा देता हूँ मैं, कि अगर मैं इसके पोर्ट को चेंज कर दूँ 5500 से रिक्वेस्ट आए तो अलाउ करना, आपके सामने अलाउ हुआ भी है। लेकिन अगर मैं इसको 5501 या किसी और पोर्ट को लिख दूं, तो अब क्योंकि आने वाली रिक्वेस्ट जो है वो किसी और पोर्ट से आ रही है और वहां आपने किसी और पोर्ट का बताया है, तो अब आपको डाटा नहीं मिलेगा। इसको परमिशन नहीं है कि ये आपके सर्वर तक पहुंच पाए। फेल टू फैच। तो अगर इसी चीज को मैं रन करवा देता 5501 पर, तो फिर ये वहां तक पहुंच पाती। तो अब आपका सर्वर सिक्योर है क्योंकि आपने बताया कि कहाँ से रिक्वेस्ट आए, तो किसको अलाउ करना है और किसको नहीं करना है अलाउ। 5500 कर दिया मैंने इसको। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। और ट्राई करने से पहले मैं आपको ये समझा रहा था कि आपका जो सर्वर है और आपका जो क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स बैक करता है। इसके बीच में आपने कोरस की एक वॉल बनाई हुई है। और हमें याद है कि जब भी लॉगिन करते हैं तो एक सेशन आईडी बनती है, और वो सेशन आईडी कुकी के अंदर आईडी को रखकर क्लाइंट के अंदर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेव करवा देती है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि पोस्टमैन में तो ये हमने देखा था, ब्राउजर में ये कैसे होता है, क्योंकि आपने लॉगिन किया है बीताहा के उससे। आप दोबारा कर लें, चलें। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि TAHA या किसी और के नाम से करते हैं, अहमद के @gmail.com, और पासवर्ड है AHMED1234। लॉग इन करते हैं। वेलकम टू वेबसाइट का मैसेज आया, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, कुकीज़ में जाते हैं, और फिर से भेजते हैं रिक्वेस्ट को, और देखते हैं कि क्या कुकी वाकई में हमें यहाँ पर रिसीव होती है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ रिसीव हो तो रहे मुझे, यहाँ पर है सेशन आईडी। आए सर अपने डेटाबेस में देखते हैं कि ये सेशन जो है उसकी आईडी UUID होती है, ठीक है। और सेशन आईडी के नाम से हमने इसको लिखा था। अहमद की रिक्वेस्ट कौन सी है? ये ताहा की रिक्वेस्ट है लास्ट वाली। ये किसकी रिक्वेस्ट है? ये अहमद की रिक्वेस्ट है। इसकी सेशन आईडी को कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पर आकर इसे Ctrl+F से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, आपके कोरस के अंदर ना एक क्रेडेंशियल को आपने यूज किया है। इसका काम ही ये है कि अलाउ द कुकी टू बी सेंड, वरना ये क्या करता है, आपके कुकी को रोक देता है। और हमारी कुकी के अंदर ही सेशन आईडी जा रही है, जो कि आपके फ्रंट एंड के अंदर ऑटोमेटिक जाती भी है, और वहां से हर रिक्वेस्ट में वो वापस भी आती है। अगर पहली रिक्वेस्ट लॉगिन के टाइम पर जब सेशन आईडी को आपने बनाया, उस टाइम पर ही सेशन आईडी अगर आप नहीं भेजेंगे, तो ब्राउजर पर लॉगिन तो हो जाएगा लेकिन कुछ सेव ही नहीं होगा। तो उसके बाद की कोई भी API आप यूज नहीं कर सकते। तो हमें ये प्रॉब्लम अभी आई भी थी कि लॉगिन हमने किया, हमने यहाँ पर लॉगिन किया और होम के API को यूज कर रहे हैं, तो क्या वो बता रहे हैं कि यू आर नॉट लॉगिन। तो ये समझ में ये बात आई कि लॉगिन करते टाइम जो सेशन आईडी बन रही है, वो सेशन आईडी जा नहीं रही है वहां तक, आपके फ्रंट एंड तक, अनटिल अनलेस कि आप इसको ट्रू करें। इसको ट्रू करने के मतलब क्या है, आपने अलाउ कर दिया कुकी को कि यहाँ से क्लाइंट तक जाओ, आपके सर्वर से वो कुकी क्लाइंट तक अब जाएगी।
ये तो आपने सर्वर के साइड पर अलाउ कर दिया कि सर्वर से निकले और क्लाइंट तक जाए। अब आपको क्लाइंट के कोड में, मतलब फ्रंट एंड के कोड में, अभी मैं कौन से वाले पेज पर हूँ, index.js, ये आपके एपीआई के सर्वर की फाइल है index.js। यहाँ से आपने कोरस के अंदर अलाउ कर दिया कि यहाँ से निकल कर कुकी आपके फ्रंट एंड तक जाए। अब आप फ्रंट एंड के पेज पर आएंगे और फ्रंट एंड में जो एपीआई कॉल हुई है index.html में, ये जो स्क्रिप्ट का टैग है, ये इसका रिस्पॉन्सिबल है आपकी जावा स्क्रिप्ट को आपके HTML से कनेक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो ट्राई कैच के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो एपीआई कॉल है। पहली एपीआई साइन अप वाली है, फिर और भी एपीआईज हैं जैसे कि लॉगिन वाली एपीआई है। ट्राई कैच को हम आराम से ढूंढ सकते हैं, ये है ट्राई। इस ट्राई के अंदर जो फैच का मेथड है वो एपीआई कॉल का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फैच के मेथड मेथड में हमने यूआरएल तो दिया, लेकिन उसके साथ हम कुछ चीज़ें और भी दे रहे हैं। क्या? उसके हेडर, जैसे कि पोस्ट का मेथड है, हेडर में हम क्या दे रहे हैं, हम बॉडी कौन सी भेज रहे हैं। यहाँ पर आप अपने फ्रंट एंड को अलाउ करेंगे, बताएंगे कि जो सर्वर आपको कुकी भेज रहा है उसको रिसीव करो। वो कैसे लिखेंगे आप? क्रेडेंशियल, और क्रेडेंशियल इज इक्वल टू ट्रू। आपने ये, सॉरी, क्रेडेंशियल इंक्लूड लिखना है आपको। क्रेडेंशियल के अंदर आपको लिखना है इंक्लूड, जैसे चैट जीपीटी ने बताया था। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। इंक्लूड इस तरह आपको लिखना है। तो जब आप अपने फ्रंट एंड में अपने यूआरएल के बाद फैच के मेथड में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे ऐड कर देंगे, क्रेडेंशियल इंक्लूड, तो अब आपके फ्रंट एंड को भी इजाज़त है कि सर्वर से आने वाली कुकी को वो अपने पास सेव करके रख ले। तो क्या होगा, या आप हर एपीआई पर करेंगे। साइन अप पर भी आप बताएंगे कि साइन अप से अगर आपने साइन अप की एपीआई चलाई, सर्वर ने आपको जवाब में कुकी को भेजा, तो उसकी कुकी को साइन अप को इजाज़त आपने दिया है कि ब्राउज़र में सेव कर दो वो कुकी। इसी तरह हम इस यूआरएल को भी कहेंगे, लॉगिन वाले को भी। लॉगिन वाले को भी हमने कह दिया कि भाई जब सर्वर कोई जवाब में कुकी भेजे तो तुम भी सेव कर लेना। होम को भी हम कह देंगे कि तुम भी सेव कर। इसके मतलब आपके पास यहाँ पर भी कंट्रोल है कि कौन से एपीआई पर आपको कुकी सेव करनी है, कौन से पर नहीं करनी है। लेकिन ये फ्रंट एंड डेवलपर के साइड से कंट्रोल है ये। ठीक है, तो ये लॉग आउट पर भी हो गया। चारों एपीआई पर हमने ये चीज़ कर दिया। पहले क्या हो रहा था कि जब हम अपने फ्रंट एंड से लॉगिन कर रहे थे, तो लॉगिन तो वो कर रहा था, लेकिन लॉगिन के बाद जब हम होम को यूज़ कर रहे थे तो वो होम को हमें कह रहा था कि यू आर नॉट लॉगिन। अब हम इसे ट्राई करते हैं। आ जाएं, इंस्पेक्ट में चलते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, कुकीज़ में जाते हैं। कुकीज़ को एक दफ़ा रिफ्रेश, खाली है ये कुकी, एक भी कुकी इसके अंदर नहीं है। लॉगिन करते हैं, TAHA@gmail.com और TAHA1234। ठीक है, इसे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वेलकम टू वेबसाइट का रिस्पांस आया है, और सेशन आईडी भी सबसे लास्ट में आई है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेशन आईडी मुझे मिल गई है, लेकिन इसकी टेस्टिंग होगी यहाँ पर। तो होम को जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो होम के अंदर अगेन लिखा आता है कि यू आर नॉट लॉग इन। अब ये ऐसा क्यों है, ये हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है कि होम के रिक्वेस्ट में एपीआई जो है, हमारे फ्रंट एंड की एपीआई, वो हमारे बैक एंड के सर्वर तक इसको लेकर नहीं जा रही है। तो इससे हम